नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम लोग अपना जो है द हिंदू का जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स आते हैं उनका डिस्कशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ से अब हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपने एडिटोरियल्स का डिस्कशन, क्योंकि यूपीएससी के पेपर के लिए जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज का पहला जो अपना इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, तो दो एडिटोरियल आए हुए हैं द हिंदू में एससीओ की मीटिंग को लेकर के। और इस साल जो है एससीओ की मीटिंग को इंडिया ने ही होस्ट किया है और वर्चुअली होस्ट किया है, तो इस पर दो आर्टिकल मिलते हैं। एक आर्टिकल जो है डिमिनिशेस रिटर्न्स के नाम से है। तो डिमिनिशेस रिटर्न्स के नाम से आप अगर इसके टाइटल पर ही ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑथर क्या कहना चाहते हैं। तो डिमिनिशेस रिटर्न्स जो है ये एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, और इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है आप ये समझ लीजिए। डिमिनिशेस रिटर्न्स का मतलब कि अगर किसी प्रोडक्शन फैसिलिटी में आप जो फैक्टर यूज होते हैं उन फैक्टर्स में से किसी एक को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा कि जो रिटर्न्स आएंगे वो नेगेटिव होंगे। मींस आपके किसी एक फैक्टर को इंक्रीज़ करने की वजह से इनिशियली प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, लेकिन बाद में आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे उनमें आपको फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदे की जगह बाद में आपको नुकसान होने लगेगा। तो यहाँ पे वो राइटर यही कहना चाहते हैं कि इंडिया ने किसी एक फैक्टर पर इतना ज़्यादा जोर दे दिया है कि अब जो रिटर्न मिलने वाले हैं इंडिया को एससीओ से वो कम हो गए हैं या कम होते जा रहे हैं। आगे हम लोग अभी देखेंगे तो डिस्कशन से समझ में आ जाएगा। और दूसरा, पहली बार जो है इस बार ईरान ने जो है एज ए फुल मेंबर ज्वाइन कर लिया है एससीओ को। तो हम लोग जो है देखते हैं कि कैसे ईरान का संघाई सहयोग संगठन में शामिल होना भारत के लिए कितना लाभकारी है और भारत को क्या क्या समस्याएं अब आएंगी आगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया होस्टेड एससीओ वर्चुअली एंड ईरान्स इंडक्शन इन द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए एससीओ के बारे में थोड़ा शुरुआत में बात कर लेते हैं कि एससीओ की स्थापना जो है स्टार्टिंग में 1996 में होती है संघाई 5 के नाम से। और संघाई 5 में रशिया था, चाइना था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था और ताजिकिस्तान। और कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए आपको बता देते हैं जो दो देश नहीं शामिल हुए हैं तान में से, एक है उज्बेकिस्तान और दूसरा है तुर्कमेनिस्तान। हालांकि 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हो गया था, और जब 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ वहीं से संघाई 5 का नाम जो है वो पड़ता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और आपको बता देते हैं कि 2017 से जो है एज ए फुल मेंबर भारत और पाकिस्तान भी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हो चुके हैं। अब देखिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो जो हमारा पहला एडिटोरियल एससीओ से रिलेटेड दो एडिटोरियल थे उनको जो है एक ही जगह मर्ज कर दिया है, दोनों को एक साथ देख लेंगे। तो देखिए जब ईरान ने जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एज ए 9th मेंबर ज्वाइन किया, टोटल 8 मेंबर थे अभी इसके पहले, अब ईरान के ज्वाइन करने के बाद 9 मेंबर हो गए। तो एज ए 9th मेंबर जब ईरान ने इसे ज्वाइन किया है तो इस बात से जो है ये क्लियर होता है कि इंडिया ने चूँकि प्रेसिडेंसी की है तो इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पर जोर देता है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की ये जो थीम है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती नज़र आती है। उसके बाद आप देखिए कि एससीओ के बारे में हमने आपको बता दिया है कि संघाई 5 के नाम से स्टार्ट किया गया था 1996 में सोवियत संघ के विघटन के बाद। और इसके जो मेन काम थे तो देखिए एक तो रीजनल सिक्योरिटी पे फोकस करना था, जो क्षेत्रीय सुरक्षा है। दूसरा रिडक्शन ऑफ बॉर्डर ट्रूप्स, जो सीमाओं पे जो सेनाएं लगी हुई हैं तो उनमें सैनिकों की संख्या कम करना, और टेररिज्म को ख़त्म करना। ये 3 मेन टारगेट थे इसके। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल होता है और इसका नाम हो जाता है संघाई 5 से एससीओ। इसकी 2 परमानेंट बॉडी है, एक इसका सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है जो कि बीजिंग में है, और दूसरी इसकी एक रैट मैकेनिज्म है जो अगेंस्ट टेररिज्म है काम करती है। तो इस रैट मैकेनिज्म को बोलते हैं रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये ताशकंद में इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऑफिस है। तो 2 इसके जो है परमानेंट बॉडीज़ हैं जिनके ऑफिस हैं, एक ताशकंद में है, दूसरा बीजिंग में है। और इसके जो मेन गोल्स हैं, इनके मेन गोल्स देख लीजिए क्या हैं एससीओ के। स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस अमॉन्ग द मेंबर स्टेट्स, मींस जो पड़ोस के देश हैं उनमें आपसी सामंजस्य जो है स्थापित हो। दूसरा, राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, शोध, तकनीक, संस्कृति, इन सभी स्तरों पर आपसी सहयोग बढ़ाना।
और तीसरा इनका जो है पर्पज है इंश्योर पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, और चौथा जो है मूविंग टुवार्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक फेयर एंड रेशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो एक नए इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर को इंश्योर करना। तो इसका जो चौथा पॉइंट है इसको लेकर के राइटर कहते हैं कि ये फिट नहीं बैठता है यूएस और यूरोप के संदर्भ में, क्योंकि आप जानते होंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर की जब बात आती है तो अमेरिका जो है दुनिया में एज ए वर्ल्ड लीडर काम करता है और उसके जितने एलाई हैं तो वो एक पोल का काम करते हैं। तो ऐसे में इसका जो चौथा ऑब्जेक्टिव है टू एस्टैब्लिश अ न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, ये जो है ये फिट नहीं बैठता यूएसए और यूरोप के लिए, और इसीलिए एससीओ जो है वो एक तरीके से एंटी नाटो संगठन की भूमिका निभाने जैसा प्रतीत होने लगता है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब रशिया पर प्रतिबंध लगाए गए तो चाइना ने रशिया के साथ में एक $400 बिलियन का गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट किया, जिससे ये बात और स्पष्ट हो गई कि ये एंटी नाटो संगठन की तरह ही काम कर रहा है। और इसी के साथ में एससीओ जो है उसकी छवि एक यूरेशियन कोऑपरेशन की बन गई कि यूरेशियन कोऑपरेशन है ये एक तरह का, ये कोई जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एंटी नाटो यूरेशियन कोऑपरेशन है। इसके बाद देखिए आप कि क्या एससीओ जो है वो बाइलेटरल इश्यूज़ के साथ डील कर पा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान जो है इसमें 2005 में ऑब्जर्वर की तरह जुड़े थे और 2017 से दोनों ही फुल मेंबर हो गए। और जहाँ तक भारत और पाकिस्तान की बात है तो दोनों ही देशों के बीच में 2014 से सभी तरह के बातचीत को लेकर के या कोई जो एग्रीमेंट्स हों उनको लेकर के या फिर व्यापार को लेकर के सारे संबंध जो है वो समाप्त हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में दोनों ही कंट्री फिर भी एससीओ की 3 लेवल की मीटिंग होती है, एक हेड ऑफ स्टेट लेवल की, दूसरा हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल की, तीसरा काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की। यहाँ आप देख रहे होंगे कि 3 लेवल की मीटिंग्स में हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। तो ये पहले तो जो पॉइंट है हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, इनको लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हेड्स ऑफ स्टेट का मतलब जो है राष्ट्रपति तरह, जैसे भारत में राष्ट्रपति है तो हेड ऑफ द स्टेट है, इसको समझ लीजिए आप। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के दौरान भी जो है ये बात आई थी कि ऑफिशियल स्टेट विजिट का कॉन्सेप्ट जो है यूएसए इसीलिए लेकर के आया क्योंकि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं वो स्टेट विजिट नहीं कर सकते। तो पीएम जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और हेड ऑफ स्टेट जो है जैसे राष्ट्रपति हैं ऐसे। तो कुछ देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है केवल हेड ऑफ द स्टेट का ही प्रोविजन है। इंडिया में क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है और हेड ऑफ स्टेट भी है। तो इन तीनों ही लेवल की मीटिंग्स में दोनों देश लगातार शामिल होते आ रहे हैं, जबकि 2014 से सभी तरह के संबंध जो है इन दोनों के बीच समाप्त हो चुके हैं। और इसके बावजूद देखिए कि भारत जो है अन्य मंचों पे पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाता रहा है कि ये जो है हमारे यहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फैला रहे हैं। इसके बावजूद जो रेट मैकेनिज्म है एससीओ की, उसके अंदर जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं दोनों देशों की सेनाएं उसमें पार्टिसिपेट करती आ रही हैं। इसके अलावा दूसरे छोर पे आप देखेंगे तो चीन के साथ भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के भारत का सीमा विवाद है, तो इस पर भी बातचीत करने के लिए एक जो है मंच की तरह एक संगठन काम कर रहा है। तो इसलिए इस तरीके से इस संगठन की उपयोगिता बनी हुई है भारत के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, ईरान के शामिल होने से देखिए भारत के लिए क्या फ़ायदे में है और भारत जो है आगे किस तरीके की दुविधाओं में फंस सकता है। तो राइटर कहते हैं कि एससीओ जो है वो आगे जो कनेक्टिविटी बढ़ाएगा इस रीजन में। रीजन कौन सा? जिस रीजन के देश एससीओ में शामिल हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की ना, जैसे चाइना है, रशिया है या कजाकिस्तान है, किर्गिज़स्तान है, तो ये सारे देशों में कनेक्टिविटी को डेवलप करेगा। और कनेक्टिविटी को डेवलप करेगा तो देखिए ट्रेड तो इंडिया भी अपना बढ़ाना चाहता है। तो इंडिया अगर अपना ट्रेड बढ़ाना चाहता है तो आपको पता होगा हम लोग ईरान के चाबहार पोर्ट को यूज़ करते हैं। तो ईरान के अब शामिल हो जाने से क्या होगा कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है एक, जो ट्रेड के पर्पज़ से बनाया गया है। तो ये जो है ईरान के थ्रू हमें सेंट्रल एशिया से और रशिया से कनेक्ट करता है। ये जो INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये हमें कनेक्ट करता है ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया से और रशिया से। तो ट्रेड करना जो है हमारे लिए अब और आसान हो जाएगा, जैसा कि ये जो है एससीओ में शामिल हो गया है। और इसलिए भारत के लिए ये एक माइलस्टोन की तरह है एससीओ में ईरान का शामिल होना। और ईरान जो है अब जो भी
भारत सरकार की पहले होंगी व्यापार को बढ़ाने को लेकर के सेंट्रल एशिया रीजन में या रशिया से लेकर के थ्रू द लैंड रूट्स, तो उसमें हमें फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। और इसके बाद आगे कहते हैं कि उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने वहाँ एक स्टेटमेंट दिया कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो डबल लैंडलॉक्ड हैं और ये मल्टी मोडल ट्रेड रूट को डेवलप करेंगे थ्रू अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। देखिए, अफ़गानिस्तान के थ्रू जो पाकिस्तान और ईरान के पोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट करते हुए एक मल्टी मोडल ट्रेड रूट स्थापित करेंगे। तो मल्टी मोडल ट्रेड रूट का मतलब आप समझ लीजिए कि केवल ज़मीन से व्यापार करना तो केवल लैंड रूट हो गया, केवल सी के थ्रू व्यापार करना तो समुद्री व्यापारिक मार्ग हो गया। मल्टी मॉडल का मतलब ये है कि उसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन के कई तरीके इंक्लूड हो सकते हैं पूरे ट्रेड रूट में। तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो ऐसा मल्टी मॉडल ट्रेड रूट एस्टेब्लिश करेंगे थ्रू द अफ़गानिस्तान, और दोनों ही देशों यानी पाकिस्तान और ईरान के जो पोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट करेंगे। तो ये भी हमारे लिए जो है बेनिफिशियल होगा। इसके बाद कहते हैं कि इससे भारत को फ़ायदा ये होगा कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसका बिना पार्ट बने भारत जो है वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएगा। चूँकि ईरान के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं और ऐतिहासिक संबंध होने के साथ साथ ईरान ने भी जो है काफ़ी आतंकवादी घटनाओं का लगातार सामना किया है और करता आया है। तो दोनों के बीच में ये एक साझा मुद्दा बनता है और इस साझा मुद्दे पर दोनों देश मिल करके अपनी आवाज़ को और मुखर कर सकते हैं। तो इससे भारत जो अगेंस्ट टेररिज्म अपने मुद्दे को हर संस्था में या हर मंच पर उठाता है, इसको एससीओ में और बल मिलेगा। और साथ ही साथ अब एससीओ को एज एंटी बेस्ट फोरम देखे जाने लगा है। तो इस कारण से भारत को एक चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा, और वो चुनौती ये है कि चूंकि आप जानते हैं कि भारत ने जो क्वाड के साथ अपने संबंधों को बेहतर किया है, तो जिस वर्ष यानी 2017 में जब भारत और पाकिस्तान एससीओ के फुल मेंबर बने, तो उसी साल भारत ने 2017 में क्वाड को भी ज्वाइन किया था। लेकिन अब भारत के लिए ये चुनौती भरा होगा दोनों ही संस्थाओं के साथ, दोनों ही संगठनों के साथ अपने संबंध को संतुलित अवस्था में बनाए रखना। तो ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का था, हमने आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में बताया कि ये इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप प्रोडक्शन के किसी एक फैक्टर को इंक्रीज़ करेंगे तो इनिशियली प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन फाइनली जब मार्जिनली प्रोडक्शन की बात आएगी, मार्जिनली प्रॉफिट की बात आएगी, तो अंत में आपको नुकसान होगा। और वही जो है राइटर कहते हैं कि भारत के साथ यहाँ हुआ है। कैसे हुआ है ये आप समझिए कि राइटर का ये व्यू है कि पहली बार भारत ने एससीओ को चेयर किया, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी तरफ से कुछ मुद्दे जो है उठाता है, लेकिन भारत किसी एक मुद्दे पर ज़्यादा बल देने और अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संतुलित करने के प्रयास में कहीं ना कहीं एससीओ से जिन लाभों को उठा सकता था वो पूरे लाभ नहीं उठा पा रहा है। और देखिए किस तरीके से नहीं उठा पा रहा है। तो कहते हैं कि एससीओ जो है वो जीडीपी का 1/3 हिस्सा ओन करता है, प्लस जो वैश्विक व्यापार है उसका 5वां हिस्सा, ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स का 5वां हिस्सा और 44% नेचुरल गैस रिजर्व जो है पूरे वर्ल्ड में, इतना ओन करता है केवल एससीओ। तो एक महत्वपूर्ण संगठन है भारत के लिए, चूंकि जैसे भारत अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, भारत को विकसित होने के लिए अपने एक्सपोर्ट को जो है इंक्रीज करना है। तो राइटर आगे कहते हैं कि चूंकि जो मध्य एशिया है या जो सेंट्रल एशिया का रीजन है, इसमें भारत को मार्केट और रिसोर्सेज दोनों का एक्सेस चाहिए है। तो दोनों के एक्सेस के लिए ये संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। और जैसा कि भारत ने जो है यूक्रेन वॉर के संबंध में अपना न्यूट्रल स्टेटस रखा है, और साथ ही रसिया से फ्यूल और फर्टिलाइज़र खरीदने में जो फ़ायदा उठा रहा है भारत, ये उदाहरण है इस बात के कि ये एससीओ संगठन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद कहते हैं कि लेकिन अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संतुलन बनाने के प्रयास में भारत ने इस समिट को वर्चुअली जो कन्वर्ट कर दिया। वैसे भारत अध्यक्षता कर रहा था, तो भारत जो है अपने यहाँ सीधा आयोजित कर सकता था एससीओ की मीटिंग को, लेकिन भारत ने इसको वर्चुअल समिट में कन्वर्ट कर दिया। तो राइटर कहते हैं कि वर्चुअल समिट में कन्वर्ट करने से जो एससीओ के आउटकम्स आ सकते थे, जो परिणाम आ सकते थे, वो परिणाम भारत को नहीं मिल पाए।
हालांकि इसके बावजूद जो है एक नई दिल्ली डिक्लेरेशन यानी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और कुछ जॉइंट स्टेटमेंट्स ऑन रेडिकलाइजेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एससीओ ने जारी किए हैं, पर फिर भी भारत कुछ पहलुओं पे असफल रहा। और वो पहलू क्या क्या हैं आप देखिए। पहला कि इंग्लिश को एससीओ की फॉर्मल लैंग्वेज बनाने का, तो ये भारत इस पे जो है कंसेंसस नहीं बना पाया। दूसरा, भारत जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए किसी भी तरीके के रोड मैप को आगे चर्चा में नहीं ला पाया। तो ये दोनों जो है भारत के लिए एक फेलियर की तरह रहे। और कहते हैं राइटर कि इसके अलावा भारत जो G20 समिट कर रहा है, इस G20 समिट की प्रेसिडेंसी में जब जॉइंट स्टेटमेंट इशू करने की बात आएगी या आपसी सहमति से किसी निर्णय पर पहुंचने की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी असर पड़ेगा कि जो एससीओ के बड़े मेंबर कंट्री देश हैं, जैसे आप देख रहे होंगे रशिया है, चाइना है, तो चाइना की असहमति कहीं ना कहीं उन G20 के जॉइंट स्टेटमेंट्स पर देखने को मिल सकती है। और इस तरीके से G20 के सम्मेलन को पूर्ण रूपेण सफलतापूर्वक निष्पादित करना भारत के लिए चुनौती भरा होगा। ये राइटर का एस्पेक्ट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला आर्टिकल अपना, जो क्रिएटिव इकोनॉमी पर है। देखिए ये टर्म जो है यूपी के पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है आपसे कि क्रिएटिव इकोनॉमी क्या है। तो क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में आप समझ लीजिए। ये एक्चुअली क्या है, आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक तरीके से काफ़ी नया और डीप कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम लोग जो है आर्टिकल के थ्रू न जा करके पूरा पॉइंट वाइज मैनर में अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि क्रिएटिव इकोनॉमी एज ए न्यू पैलेट इन इंडियन सिनेरियो, मीन्स इंडिया के लिए जो क्रिएटिव इकोनॉमी है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले तो आप क्रिएटिव इकोनॉमी का मतलब समझ लीजिए कि जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी देश के कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो इकोनॉमी डेवलप होती है उसको क्रिएटिव इकोनॉमी कह रहे हैं। अब कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल हो सकती हैं। तो इसको आप देखिए, ये आपको हम दिखाते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसीज़ हेल्ड इन मैक्सिको इन 1982 एंड स्टॉकहोम इन 1998, मीन्स 1998 और 1982 में। तो 1982 की एक कॉन्फ्रेंस और स्टॉकहोम की 1998 की एक कॉन्फ्रेंस, इन दोनों के माध्यम से यूनेस्को ने जो कल्चर वर्ड को डिफाइन किया है उसको आप देख लीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ों से जनरेटेड इकोनॉमी को या क्रिएटेड इकोनॉमी को हम लोग क्रिएटिव इकोनॉमी की कैटेगरी में रखेंगे। तो आप देखिए ये डेफिनेशन क्या कहती है इन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग। कौन कौन से कन्वेंशन है ध्यान रखिएगा। 1982 का जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है मैक्सिको का, और दूसरा 1998 का जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है यूनेस्को ने ये डेफिनेशन दी कि डेफिनेशन ऑफ कल्चर एज ए सेट ऑफ डिस्टिंक्टिव स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, मटेरियल भौतिक, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक एंड इमोशनल फीचर्स और भावनात्मक पहलू। तो ये चार पक्ष कौन कौन से, स्पिरिचुअल, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल फीचर्स दैट कैरेक्टराइज ए सोसाइटी और सोशल ग्रुप। और ये चार लक्षण जो कि एक किसी समाज की रचना करते हैं, ये जो है संस्कृति को अभिलक्षित करने का काम कर रहे हैं। मीन्स इसको हम जो एक तरीके से संस्कृति कहेंगे, जो एक समाज को एक विशेष आइडेंटिटी देते हैं। उसके बाद कहते हैं विच इंक्लूड्स नॉट ओनली आर्ट्स एंड लेटर्स बट ऑल्सो मोड्स ऑफ लाइफ। जीवन की जो पद्धतियाँ हैं वो भी इसमें शामिल हैं। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जो मानवों के मूल अधिकार हैं वो इसमें शामिल हैं। वैल्यू सिस्टम्स, जो मूल्यों के पद्धतियाँ हैं वो शामिल हैं। जीवन की भी पद्धतियाँ, मूल्यों की भी पद्धतियाँ। फिर ट्रेडिशंस, परंपराएँ, बिलीफ्स, मान्यताएँ, और ये सारी चीज़ें जो है कल्चर में शामिल हैं अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। और ये सारी चीज़ों से मिला करके आगे कहते हैं कि इन जो भी यूनेस्को ने आज तक कल्चरल एक्टिविटीज़ या कल्चर के रिगार्डिंग अपने कोई नॉर्मेटिव एक्शंस बनाए हैं, कोई नॉर्म्स बनाए हैं, कोई लॉज बनाए हैं, या फिर कोई किसी तरीके का डिक्लेरेशन इशू किया है, तो ये सारी चीज़ें जो है इन अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी हैं। ये जो है यूएन की एक डिक्लेरेशन है 2001 की, कि कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर जो डिक्लेरेशन है ये यूएन ने 2001 में एक पारित की हुई है, अडॉप्ट की हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है यूनेस्को ने भी अपने नॉर्मेटिव एक्शंस को आगे बढ़ाया है। और उन नॉर्मेटिव एक्शंस में क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं, जो जो उसने अपनी संस्कृति की परिभाषा में बताया है, यही कि डिस्टिंक्टिव स्पिरिचुअल, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल फीचर्स
that characterize a society or social group, modes of life, फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, वैल्यू सिस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड बिलीफ। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेंस की आंसर राइटिंग में भी कभी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो है आप देखिए कि इंपॉर्टेंस क्या है क्रिएटिव इकोनॉमी की। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो पहलू अभी डिस्कस किए हैं उस डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन में डिस्कस किए हुए पहलुओं से जहाँ कहीं भी जो है इकोनॉमी डेवलप होती है किसी भी तरीके की, तो वो क्रिएटिव इकोनॉमी में आएगी। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने देखा होगा कि भारत में जो है अलग अलग संस्कृतियों के आधार पर अलग अलग मेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे कहीं रामनगरिया का मेला लग रहा है, कहीं सूरज कुंड का मेला लग रहा है, कहीं नुमाइश लग रही है। तो इस तरीके के कई लोकल मेले होते हैं या तरह तरह के सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। या फिर आप देखेंगे भारत में जो है कुछ सांस्कृतिक क्षेत्र जो है वो स्थापित हैं, NCZCC बोलते हैं जिनको। तो ये सारे जो हैं ये क्या कर रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, और इस कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने से इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलता है, उस बूस्ट के कारण जो क्रिएटिव जॉब्स होते हैं, जो जॉब्स का मौका आता है, जो अवसर मिलता है लोगों को, वो क्रिएटिव इकोनॉमी का पार्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि क्रिएटिव इकोनॉमी का मतलब क्या है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका जो है इम्पोर्टेंस क्या है, इसको आप समझ लीजिए कि क्रिएटिव इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स विद यूनिक चैलेंजेस। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं जो कि अभी तक पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर ने जिनको नोटिस नहीं कर पाया या जिनके साथ डील नहीं कर पाया है। भारत में जो है सांस्कृतिक जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारत में जो है कुल 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं भारत में, और इसके अलावा 2 डेवलपिंग फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे बॉलीवुड हो गई, साउथ इंडियन हो गई, दोनों देखे होंगे आप। तो ये दोनों इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा और भी कई छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो डेवलप हो रही हैं। इसके अलावा बहुत सी कल्चरल डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो हम जो है अपनी इस कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ में एक बहुत ही ज़्यादा अलग तरह का इकोनॉमिक बूस्ट ले सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए क्रिएटिव इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे ही जो टियर 1 टियर 2 लेवल के शहर हैं, उन शहरों की भी अपनी एक अलग अलग पृथक पृथक कल्चरल आइडेंटिटी है। जैसे मान लीजिए गया है तो बौद्ध स्थल है और लोगों के लिए टूरिज्म का एक बहुत बड़ा प्लेस है, एक डेस्टिनेशन है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो किसी प्लेस को एक सिंपल प्लेस से एक टूरिज्म डेस्टिनेशन में कन्वर्ट कर देती है। और जब एक सिंपल प्लेस टूरिज्म डेस्टिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाती है। अब आप देखिए ये सेक्टर जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्रिएशन ऑफ जॉब्स करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ देगा, टूरिज्म बढ़ाएगा। टूरिज्म के अलावा जैसे मान लीजिए जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं तो उनके एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा सकता है, तो इससे ट्रेड इंक्रीज होगा इंडिया का। दूसरा ओवरऑल सोसाइटल डेवलपमेंट, और जहाँ पे ये सब आयोजन होते हैं तो एक तरीके से समाज का भी विकास होता है। देखिए समाज का विकास जो है संस्कृति और सभ्यता पर आधारित होकर ही सदा से होता चला आया है। और संस्कृति के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी स्थान विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वहाँ पर निवास करने वाली जनसंख्या में जो जीवन पद्धति समय के साथ उपजती है और उस जीवन पद्धति के जो मूल्य होते हैं उन मूल्यों को संस्कृति कहते हैं। और निवास के समय जो जीवन के लिए भौतिक ढांचा हम विकसित करते हैं उसको सभ्यता कहते हैं। तो ऐसे आपको जो है ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इसलिए संस्कृति का समाज के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके बाद आप देखिए, और लास्ट इससे एक बेनिफिट जो होता है क्रिएटिव इकोनॉमी से वो है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज़ होती है। ये डिप्लोमेसी का पार्ट है। विदेश नीति में जो है सॉफ्ट पावर काम आती है। आपने देखा होगा, सॉफ्ट पावर पर हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसके बाद देखिए क्रिएटिव इकोनॉमी को लेकर के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं हमारे यहाँ। तो प्रॉब्लम्स में आप देखेंगे कि एक तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को लेकर के प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए कि किसी आर्ट के सेक्टर को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, प्लस मार्केट एक्सेस नहीं है हमारे पास क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए कि जो है हम किस तरीके से मार्केट को एक्सेस कर पाएँ। मार्केट एक्सेस का मतलब इंटरनल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी, तो दोनों तरीके से, यानी नेशनल लेवल पर भी मार्केट एक्सेस हमारे पास अच्छा नहीं है जो लोकल कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं उनके लिए, और जब नेशनल लेवल पर ही नहीं है तो आप समझ ही रहे हो ग्लोबल लेवल पर उनको पाना कितना मुश्किल है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो पारंपरिक चली आ रही हैं हमारे पास कलाएँ, तो वो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है उनका प्रिजर्वेशन भी करना हमारे लिए आज के दौर में मुश्किल हो रहा है। और इसके अलावा
जो क्राइम ऑफ द आर्ट वर्ल्ड है, तो जैसे कि क्या क्या है, किसी ने कोई पेंटिंग बनाई, आर्ट थेफ्ट मतलब मान लीजिए आपने कोई चीज़ बनाई, उसको किसी दूसरे ने चुरा लिया और चुराने के बाद कह दिया ये हमने बनाया है, तो अब आप उसको कैसे प्रूव कर पाएंगे? तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आर्ट थेफ्ट में आती हैं। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गया, फोर्जरी, फ्रॉड, इलिसिट ट्रैफिकिंग, तो ये सारी चीज़ें जो है ये चुनौती बनी हुई हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ या कल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, जिनको क्राइम ऑफ द आर्ट वर्ल्ड के अंदर हम लोग देख रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि भारत सरकार के कुछ मंत्रालय हैं जिन्होंने कुछ कदम उठाए हैं क्रिएटिव इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए या बूस्ट करने के लिए, तो वो कौन से कदम उठा रखे हैं? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या क्या स्टेप, इनको पॉइंट वाइज एकदम हम लोग देख ही लेते हैं। तो पहला, थिएटर, आर्ट्स एंड लिटरेचर इन द कंट्री हैज़ रिसीव्ड नर्चरिंग थ्रू द कंटिन्यूड सपोर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस सच एज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। तो आप देख रहे होंगे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी जो है वो थिएटर और आर्ट एंड लिटरेचर को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं लगातार। दूसरा, हमने कई सारे कन्वेंशंस को अपने यहाँ लागू किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ यूनेस्को। तीसरा, भारत जो है अपनी आर्ट और कल्चरल हेरिटेज को दुनिया के साथ अलग अलग तरह के फेस्टिवल मना करके भी शेयर कर रहा है। जैसे हम लोग जो है कभी आपने देखा होगा यूएई, दुबई वगैरह में जा कर के कोई जो है कल्चरल फेस्टिवल वहाँ पे आयोजित करते हैं, तो ये जो कल्चरल फेस्टिवल आयोजित होते हैं इससे दुनिया के बाकी देश जो है भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं से परिचित होते हैं, तो इससे भी जो है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। चौथा है कि नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग एंड रोड मैप फोकसेज ऑन प्रमोटिंग अवर कल्चर अवर आइडेंटिटी। ये जो है एक आप इसको मिशन टाइप को समझ लीजिए कि अवर कल्चर अवर आइडेंटिटी थ्रू मीडिया एंड इवेंट्स, मीन्स मीडिया और तरह तरह के आयोजन करके एक कल्चरल मैपिंग और आगे फर्दर क्या रोड मैप हो सकता है कल्चर और टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, क्रिएटिव इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, उसको अपना रखा है। फिर देखिए आप पर्यटन मंत्रालय की तरफ से अगर आप देखेंगे द स्वदेश दर्शन एंड पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रोग्राम्स, ये हमने चला रखे हैं। ये स्कीम्स हैं हमारी जो कि हमारे यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल कर रखी हैं, जिनके अंदर आप देखेंगे कि थीमेटिक डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। थीमेटिक डेवलपमेंट का मतलब ये कि जो है जैसे मान लीजिए बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी स्थान पड़ते हैं उन सारे स्थानों को जोड़ने वाले किसी मार्ग को हम जो है बना रहे हैं, ताकि एक बार कोई जो है चाहे तो बौद्धिज्म से रिलेटेड सारी जगहों को एक ही बार में घूम सके बिना किसी बाधा के। तो इस तरीके से अलग अलग थीमेटिक सर्किट पे बेस्ड हम लोग जो है कल्चरल डेवलपमेंट अपने यहाँ कर रहे हैं, तो ये पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है। फिर उसके बाद आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है इसने भी कुछ स्टेप्स उठा रखे हैं। द नेशनल अर्बन पॉलिसी 2018 फोकसेस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सिंक्रोनाइजिंग कल्चरल अपकीप विद द डेवलपमेंट प्रोसेस। मींस ये पॉलिसी जो है वो डेवलपमेंट तो करती ही है शहरों का, लेकिन उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को अपकीप करते हुए, मींस उसको बढ़ावा देते हुए। ये नहीं कि हम जो है नया कुछ बना रहे हैं तो पुरानी जो चीज़ें उनको हम खत्म कर दें। दूसरा, द स्मार्ट सिटीज़ मिशन यूटिलाइजेज ए 2 pronged अप्रोच, मींस द्विआयामी पहल अपना रखी है। क्या? एरिया बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ ए मॉडल एरिया सिलेक्टेड बाई सिटीजन्स एंड पैन सिटी सोल्यूशंस फॉर द इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ अर्बन सर्विसेज एंड मॉनिटरिंग थ्रू ICT ड्राइवन प्रोजेक्ट्स। मींस जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हम किस तरीके से जो है कल्चरल आइडेंटिटी को किसी शहर की इंक्रीज कर सकते हैं, उसको स्प्रेड कर सकते हैं। तीसरा आप देखेंगे कि द अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन फोकसेस ऑन अपग्रेडिंग द सीवरेज, सैनिटेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, एनहेंसिंग द एमेनिटी वैल्यू ऑफ सिटीज बाय क्रिएटिंग एंड अपग्रेडिंग ग्रीन स्पेसेस, पार्क्स एंड रिक्रिएशन एरियाज। तो जो वहाँ पे पहले से कुछ ऐसे स्थान हैं जो टूरिज्म के तौर पे डेवलप हो सकते हैं, टूरिज्म साइट्स के तौर पे डेवलप हो सकते हैं, वहाँ पर जो है हम रिक्रिएशन कर रहे हैं। इसके अलावा हम शहर को सुंदर बना रहे हैं, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन को और बेहतर बना रहे हैं, ताकि अगर कोई आता है देखने तो लोगों को कोई दिक्कत ना हो और लोगों का इंटरेस्ट और बढ़े देखने के लिए। डी, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिक एंड सोशल। तो ये जो योजना है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, इसके अंदर जो है हम 4 टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप कर रहे हैं, जो कि एक है फिजिकल, इंस्टीट्यूशनल, इकोनॉमिक एंड सोशल। तो यहाँ पर जो है ये इतनी बात खत्म होती है। आगे देखिए हम क्या कर सकते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए। तो क्रिएटिव इकोनॉमी को और बेहतर बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देख लीजिए आप।
कि हमें जो है एक बहुत ही व्यापक पॉलिसी की ज़रूरत है जो भी कल्चरल जोन्स है कंट्री के, उन सारे कल्चरल जोन्स को अपने अंदर कवर करती हो, जो आर्टिस्ट हैं उनको बूस्ट करती हो या उनको अवसर प्रदान करती हो। तो इस तरीके की हमें जो है एक पॉलिसी चाहिए। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड डिवाइज ए मैकेनिज्म टू डेवलप ए फ्रेमवर्क वेयर सिटीज़ विल पार्टिसिपेट अंडर ए सेंटर स्टेट को फंडेड प्रोग्राम। तो हम जो है राज्यों की मदद से भी जो है टूरिज्म बेस्ड साइट्स को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आप तीसरा देखेंगे कि हमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं जहां पर जो है थिंक टैंक्स काम करें और वो थिंक टैंक्स बताएं कि आगे हम फ्यूचर में किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं किसी सिटी को, किसी इंपॉर्टेंट साइट को, ताकि हमें जो है क्रिएटिव इकोनॉमी बढ़ाने में हेल्प मिले। दूसरा आप देखिए, चौथा, इंडियन पार्टिसिपेशन नीड्स टू बी प्रमोटेड एट ऑल मेजर आर्ट एंड कल्चर प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड सो एज टू जनरेट ग्रेटर माइलेज फॉर इंडियन आर्ट कल्चर एंड टूरिज्म। हमें विदेशों में अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। An action group should be formulated to coordinate and drive initiatives in the art and culture ministry in India। मीन्स एक जो है एक्शन ग्रुप बनाना चाहिए जो कि आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री में जो कुछ भी प्रोग्राम हो रहे हैं उन सारे प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करे अच्छे से, और जितने स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो पब्लिक हों, वो अच्छे से एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट कर पाएँ, मॉनिटरिंग कर पाएँ। इसके बाद हमें प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को भी इसके लिए अट्रैक्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें कुछ ऐसे स्कीम्स और टैक्स इंसेंटिव्स लाने चाहिए कि जिसकी वजह से लोग जो है टूरिज्म सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हों। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है ऐसे बनाने चाहिए जो कल्चरल बॉन्ड्स जारी करें। तो कल्चरल बॉन्ड्स के थ्रू जो है हम कल्चरल डेवलपमेंट के लिए जो है पब्लिक फंडिंग ले सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स टू रेज फंड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स, मॉन्यूमेंट्स एंड आर्ट गैलरीज। मीन्स हम जैसे क्राउड फंडिंग का मतलब आप एक तरीके से समझ लीजिए कि लोग अपनी मर्जी से जो डोनेट करते हैं, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा कि स्वेच्छा से जो है आप जो प्रधानमंत्री राहत कोष था उसमें दान कर सकते थे। तो इस तरीके से जो है कल्चरल डेवलपमेंट के लिए जो है एक मिशन मोड में हम लोग आगे काम कर सकते हैं। उसके बाद एक तीसरा आर्टिकल है, ये जो है माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के है। अभी ऑथर ने जो है वो केरला की कंडीशन को लेकर के जो है लिखा है कि माइग्रेंट वर्कर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और उन प्रॉब्लम्स के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, और एक स्टेट कैसे फ्रेंडली स्टेट बन सकता है फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स। तो हम लोग जो है माइग्रेंट वर्कर्स के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको केवल डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखिए, राइटर यहाँ से शुरुआत करते हैं, कहते हैं कि केरला में वेलफेयर, हेल्थ और लिटरेसी को लेकर के बहुत अच्छी स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन इसके बाद भी जो माइग्रेंट वर्कर्स की सोसाइटी है उसको सोशल जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि केरला जो है 34 लाख इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का हब है। और 34 लाख इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का हब क्यों है, तो इसको समझिएगा आप क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाई वेजेस हैं, मजदूरी ज़्यादा मिलती है, रेगुलरिटी ऑफ वर्क है, नियमित रूप से काम मिल जाता है, एक बेटर सोशल और कल्चरल परिवेश है वहाँ पर। मिलियू ये वर्ड है, मिलियू मैंने हिंदी लिख दी ब्रैकेट में, परिवेश। तो एक बेहतर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश मिलता है, और इसके ये जो है दूसरे जो राज्य हैं उनकी तुलना में काफ़ी अच्छा है। इस वजह से केरला जो है 34 लाख इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का हब है। पर उसके बाद भी जो है इतनी पॉलिसीज़ और अच्छी पॉलिसीज़ भी हैं, फिर भी सोशल जस्टिस नहीं हो पा रहा है। तो आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि जब माइक्रो लेवल इंक्वायरी की तो उसमें फिर भी कुछ कमियां निकल के आ रही हैं, और वो कमियां जो है इन स्कीम्स के जो भी बेनिफिट हैं वो वर्कर्स तक नहीं पहुंचने देती हैं। और इस तरीके से इस बात की ज़रूरत समझ में आती है कि हमें अपनी पॉलिसी मेकिंग को और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना होगा, और वो इंक्लूसिव बनाने के लिए जो गाइडलाइन होगी या जो आदर्श के तौर पर हम देखेंगे जिसको रखेंगे, तो वो आदर्श होगा इंटरनेशनल लेबर कॉन्क्लेव, जो कि मई 2023 में केरला के तिरुवनंतपुरम में ही संपन्न कराया गया है। फिर कहते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स को देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है शामिल करनी है। केरला में ऑफिशियली जो है उनको गेस्ट वर्कर बोला जाता है, और गेस्ट वर्कर बोलने की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि गेस्ट वर्कर बोलने की वजह से उनके जो अधिकार हैं, उनके अधिकारों के वंचित होने का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं दब जाता है और नहीं उठ पाता है। और इस तरीके से जो वहाँ की पॉलिसी है वो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 के जो प्रावधान हैं
उन प्रावधानों के तहत नज़र नहीं आती है, या उन इस एक्ट के अंदर, इस अधिनियम के अंदर जो भी प्रावधान उनके लिए सुनिश्चित किए गए हैं उसके अनुरूप जो है उन्हें सारी व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। जहाँ तक इस एक्ट की बात है तो इस एक्ट को हम लोग जो है अलग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ अपने समझने के लिए आप समझ लीजिए कि ये एक्ट आखिरकार है क्या, क्योंकि इस समय यूपीएससी आप देख रहे होंगे कि इस तरीके के एक्ट्स को लेकर भी अचानक से क्वेश्चन बना देती है जनरल स्टेटमेंट की जगह, तो फिर वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, और जो अदर स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हैं जैसे कॉन्ट्रैक्टर हो गए, जो अदर गवर्नमेंट हो गई, दोनों स्टेट की गवर्नमेंट हो गई, इसके बाद जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हो गई कॉन्ट्रैक्टर्स की लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ के बाद आप ये माइग्रेंट वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन ऑफिस हो गए। तो इस तरीके के जितने भी स्टेक होल्डर्स माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड हैं वो सारे उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है इस एक्ट में हैं। जैसे ये एक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न करता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी माइग्रेंट वर्कर काम नहीं कर सकता है। ये स्टेटमेंट कभी अगर आपको मिले कि काम जो है कर सकता है, रजिस्ट्रेशन बाद में कराएगा, तो ऐसा नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के काम नहीं कर सकता है। आप देखिए हमने नोट करके यहाँ पे डाल दिया, इसको आप देख लीजिए और ज़्यादा आपको अच्छे से स्टेक होल्डर समझ में आ जाएंगे। एज डिफाइंड इन द एक्ट, एन इन इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन इज एनी पर्सन who is recruited by or through a contractor in one state under an agreement or other arrangement for employment in an establishment in another state whether with or without the knowledge of the principal employer। अब इसके बाद आप आगे देखिए कि इसके बाद राइटर जो है कहते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए जो है वो 5 वहाँ पर स्ट्राइक्स हैं, उन स्ट्राइक्स का हवाला देते हैं, और उन स्ट्राइक्स के बेसिस पर देखिए स्ट्राइक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ये देख लेते हैं कि वो स्ट्राइक्स जिन वजह से हुई वो वजहें क्या थी, क्योंकि वही जो है माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम है। तो पहला है टू सिक्योर बेटर वेजेस, मीन्स बेटर वेजेस मिले, जो मजदूरी मिल रही है वो और अच्छी मिले। दूसरा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि समान काम के लिए समान पैसा मिले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रीजनलिटी के बेस पर, क्षेत्रीयता के आधार पर जो है भेदभाव देखने को मिलता है। तीसरा टारगेटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हु डिनाइड द राइट्स ऑफ वर्कर्स, जो लोग काम पर ले जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर काम के लिए मजदूरों को ले जाते हैं वो कभी कभी उनके अधिकारों के साथ में अनदेखी करते हैं। चौथा फोर्स्ड कलेक्शन ऑफ यूनियन फ़ी, फिर जो उनको मजदूरी मिलती है उसमें से ज़बरदस्ती उनसे जो है यूनियन फ़ी वसूली जाती है, उनसे पैसा लेके इकट्ठा किया जाता है। ये तो आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो है पता चला बोरा डाल के आए, फिर लाइन लगा के खड़े, एक आदमी वहाँ मेज़ पे बक्सा रख के बैठा है, सब लोग उसको जो है हफ्ता बोलते हैं, उसको हफ्ता देते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ जो है उसको यूनियन फ़ी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हु एब्सकॉन्डेड विदाउट पेइंग वर्कर्स, और वो कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं कि जो बिना मजदूरी दिए ही भाग जाते हैं। तो इस तरीके की 5 मुख्य समस्याएं हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स को जिनका सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद राइटर आगे कहते हैं कि जो गवर्नमेंट की मैकेनिज्म है वो इस तरह से जब इन स्ट्राइक से जुड़े मसलों को हल करने के लिए किसी अधिनियम या किसी रूल एंड रेगुलेशन को नहीं ला पाई और इन चीज़ों को नहीं रोक पा रही है, तो गवर्नमेंट की मैकेनिज्म पूरी तरीके से फेल मानी जाएगी। और इतना ही नहीं, इन समस्याओं के अलावा जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो बड़े ही अनहाइजीनिक तरीके से रहते भी हैं, और जहाँ काम करते हैं वो जगह भी उनके लिए बहुत अनहाइजीनिक होती है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी को लेकर के जो है उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, सोशल सिक्योरिटी उनकी बहुत अच्छी नहीं है वहाँ पे। फिर उनके साथ फिज़िकल अब्यूज़ भी होता है, और फिज़िकल अब्यूज़ दोनों तरह का, वर्बली भी होता है और सिंबॉलिकली भी होता है। तो और इसके अलावा बहुत से हजार्डस सब्सटेंस होते हैं जो खतरा है स्वास्थ्य के लिए, उन हजार्डस सब्सटेंस के साथ उनका आमना सामना होता है, लेकिन उनके लिए कोई ऐसे सुरक्षा के मापदंड जो है या सुरक्षा के पैमाने जो है तय नहीं किए गए, या उनकी सुरक्षा उस तरीके से नहीं की जा रही है। और इसी के साथ साथ चूंकि अनहाइजीनिक लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस हैं तो कई तरह तरह की उन्हें बीमारियां मिलती हैं, और इसके अलावा सही से सुरक्षा के मापदंड अपनाए नहीं जाते हैं उत्पादन केंद्रों पर। तो इस कारण से उनको जो है फ्रिक्वेंटली तरह तरह के एक्सीडेंट्स का भी सामना करना पड़ता है। तो इतनी प्रॉब्लम्स जो है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए उनको फेस करनी पड़ती है माइग्रेंट वर्कर्स को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं, कभी आंसर राइटिंग वगैरह में आपको यूज़ आएंगी। उसके बाद कहते हैं कि इसके अलावा एक चेन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन सी बनी हुई है, मीन्स एक शोषण करने की श्रृंखला सी बनी हुई है। और वो श्रृंखला देखिए उसमें क्या है, जो इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स होते हैं उन्हीं की कम्युनिटी के, या फिर सपोज करिए कि अलग अलग कम्युनिटी के माइग्रेंट वर्कर्स हैं,
तो किसी कम्युनिटी का या कोई माइग्रेंट वर्कर का जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है तो हो सकता है कि वो बाकी अदर कम्युनिटीज़ के भी जो कमज़ोर लेबर है या कमज़ोर माइग्रेंट वर्कर है उनका शोषण कर रहा हो। तो इस तरीके से एक जो है चेन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन डेवलप हो गई है। और ये चेन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ठीक ऐसे काम करती है जैसे ब्रिटिश एरा में किसानों का शोषण किया जाता रहा है। और इस कारण से होता क्या है कि कोई आदमी घर से बाहर निकल के जाता है काम करने इसलिए कि सोसाइटी में जो है वो अपने आप को अपग्रेडेड कर सके, अपलिफ्ट कर सके। लेकिन इस जो ये सब उनको समस्याएं जो सामना करना पड़ता है उनको, तो इन समस्याओं से होता क्या है कि वो धीरे धीरे करके सोसाइटी में और ज़्यादा सीमांत हो जाते हैं और ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड होने लगते हैं। तो ये देखिए पॉइंट है, रेंडरिंग दैम कंटिन्यूअली मार्जिनलाइज्ड विद इन सोसाइटी, सोसाइटी में और ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड होने लगते हैं। तो उसके बाद राइटर कहते हैं कि वर्तमान पूंजीवादी समाज में जो सामाजिक न्याय है वो नहीं मिल पा रहा है और जिस कारण से एक सिस्टमेटिक तरीके से मानवाधिकारों का अपमान हो रहा है या मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और ये उल्लंघन इस सीमा तक होता है कि शोषण तो होता ही है, ये शोषण के अलावा उनको मार्जिनलाइज भी करता है, सोसाइटी से सीमांत पहुंचा देता, हाशिए पर पहुंचा देता है। और यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें अपने जीवन से हाथ भी धोना पड़ता है। ये देख रहे होंगे आप, लिखा है कि इन कंटेम्प्रेरी कैपिटलिस्ट सोसाइटी विदाउट सोशल जस्टिस ए सिस्टमैटिक डिसरिगार्ड फॉर राइट्स इमर्जेस, क्रिएटिंग डिस्पोजेबल पॉपुलेशंस हु आर सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉइटेशन, एक्सक्लूजन और इवन एलिमिनेशन। मीन्स यहाँ तक कि कभी कभी जीवन भी समाप्त हो जाता है उनका इन समस्याओं का सामना करते करते। तो राइटर कहते हैं कि इसके लिए हम आगे क्या रास्ते अपना सकते हैं। तो वो रास्ते देख लेते हैं कि राइटर कहते हैं कि हम जो न्यूमेरिकल डाटा हमने उनके बारे में कलेक्ट किया है, तो हम न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करने की अप्रोच के बजाय थीमेटिक मेथड को अपनाएं और थीमेटिक मेथड को अपनाकर पंचायत वाइज जो है एक फंक्शनल डाटा बैंक बनाएं जिसमें उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ जो है डील किया जा सके। फिर उसके बाद आगे बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है तो वो गवर्नमेंट के डिसीजंस जो हैं वो फॉर्मली राइट्स बेस्ड प्रिंसिपल्स पर बनाए जाएं जिससे कि उनकी हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, कल्चरल लाइफ और सोशल सिचुएशन बेटर हो सके। तीसरा पॉइंट देते हैं कि जो जिस स्टेट से आए हैं माइग्रेंट लेबर, तो उस स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी जो है कोलैबोरेट करना चाहिए दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट को, ताकि उनके राइट्स को सुनिश्चित किया जा सके। चौथा कहते हैं कि उनके बीच में उनकी भी जागरूकता बढ़ाई जाए कि उनके लिए जो प्रावधान बनाए गए हैं कि उन्हें कोई समस्या होती है तो वो किस तरह से उस समस्या के साथ टैकल कर सकते हैं, तो इसके लिए उनके अंदर जो है जागरूकता भी बढ़ाई जाए। उसके बाद पाँचवा पॉइंट कहते हैं कि हमें जो है कुछ ऐसी पहलें शुरू करनी चाहिए जो ग्लोबल एफर्ट से मेल खाती हों और एक इंक्लूसिव पॉलिसी फॉर सोशल इंटीग्रेशन को हम लोगों को डेवलप करना चाहिए, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स की कम्युनिटी हैं उनमें आपस में सामंजस्य बना रहे, आपसी लड़ाई ना हो, आपसी क्लैश ना हो। इसके बाद छठवां कहते हैं कि जो पॉलिसी बनाई जाए वो मल्टी स्टेक होल्डर हो। जैसे आपने देखा ना कि जो एक्ट है वो एक्ट मल्टी स्टेक होल्डर रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिवाइस करता है, लेकिन इसके बावजूद जो है एक मल्टी स्टेक होल्डर पॉलिसी बनाई जाए और कुछ ऐसे डायलॉग, इससे ऐसे संवाद तंत्र स्थापित किए जाएं, ऐसे डायलॉग मैकेनिज्म स्थापित किए जाएं जहां पर चर्चा की निगरानी की जा सके कि जो उनकी समस्याएं हैं, जो चर्चित हैं या जो विषय उभर के आए हैं, उन विषयों के साथ में क्या डील हो पा रहा है। और उसके बाद में अंतिम समाधान देते हैं कि इस तरीके से जो है सरकार को एक कॉम्प्रीहेंसिव विजन को डेवलप करना चाहिए फॉर सस्टेनेबल वर्कर्स, ताकि जो वर्कर हैं वो लगातार काम करते रह सकें। सस्टेनेबल वर्कर्स का मतलब आप ऐसे समझिए कि ऐसा ना हो कि किसी ने 5 साल किसी सेक्टर में काम कर लिया तो अब वो काम करने लायक बचा ही नहीं, ऐसी कंडीशंस थी वहाँ की, या उससे कोई बीमारी हो गई या फिर जो एक्सीडेंट में मारा गया या फिर जो है सोशली डिमोरलाइज हो गया या मेंटली एक्सप्लॉइट कर लिया गया या फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर लिया गया। और फिर वो कहते हैं कि ये कॉम्प्रीहेंसिव विजन जो है ये सामंजस्य में बनाया जाए, और सामंजस्य में किसके बनाया जाए, तो ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन, जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन है इसके सामंजस्य में बनाया जाए। तो इस तरीके से आज हमने जो है 3 आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस कर लिए। और आगे मैं आपको बता दूँ कि एक आर्टिकल और भी इम्पॉर्टेंट था तो उसको डिस्कस नहीं कर पाए। इसके अलावा जो एक्ट्स एंड प्रोविजंस हैं जो प्रीलिम्स के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट हैं तो उनको जो है हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोग कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं और आप लोग जो है डेडिकेटेड रह कर के इसको जो है आगे स्टडी करते रहिए।
धन्यवाद।